Recording. Okay, let's start today's session. That is on building machinery, plant, and furniture not exclusively used for business purpose. Where any building, plant, machinery is not exclusively 100% या फिर not used for business purpose. The deduction on account of expenses, on account of current repairs, on account of expenses, on account of current repairs to the premises insurance premium of the premises current repairs insurance of machinery plant. Sorry. Plant and furniture depreciation in respect to this asset shall be restricted to the fair proportionate part thereof. मतलब जो भी business में use हुआ वो which the assessing officer may determine having regard to the user of such asset for the purpose of business or profession. अब देखो इसमें सीधा बात करा कि जितना बिजनेस पर्पस में यूज हुआ होगा वो करेंगे, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास भी अगर कहीं जाता है तो वो डिटरमाइन कर सकता है कितना होगा। मतलब ये अभी नॉर्मल है तो ये तुम्हारे मतलब रेलेवेंट नहीं, मतलब ये हो सकता है कि जितना बिजनेस में होगा वो तुम उसको अपना क्लेम करोगे डेप्रिसिएशन, बस वो बात करा है। मतलब जितना एक्सपेंस जो भी होगा ना वो यूटिलाइज करोगे। मतलब फिर अगर मान लो नोट एक्सक्लूसिवली लिख रहा है 100% यूज नहीं हुआ तो वहाँ असेसिंग ऑफिसर का भी आ सकता है कि ये नहीं हुआ तो फिर या कोई मेरे को प्रूफ वगैरह दे दो, उस चीज की बात चल रहा है। नेक्स्ट बैलेंसिंग चार्ज, ये वाला ना मैं तुम्हें उसके साथ करवाऊंगा, क्या कहते हैं जब एक वो करवाऊंगा ना तुम्हें टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज, तुम्हें दोनों ये टॉपिक्स इकट्ठे करवाऊंगा मैं। इसको एक बार होल्ड पे रखेंगे। चलो एक बार वो वाला अपना डेप्रिसिएशन एक बार फाइनली एक बार एंड पे हो गया है। एक्सेप्ट दैट टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज expenditure on scientific research, section 35. This section allowed reduction on scientific as research relating to business of SSC. Okay, meaning of certain terms, scientific research activities for extension of knowledge in the fields of nature, natural or applied science, in including agriculture, animal husbandry, मतलब इनके ऊपर जो भी रिसर्च करी जाएगी मतलब नॉलेज एक्सटेंशन के लिए, मतलब जो भी उसके लिए, तो वो साइंटिफिक रिसर्च होगी। एक्सपेंडिचर एनिमल हस्बेंड्री मतलब भाई ये जो पशुपालन नहीं करते, ये मतलब जो काउस के जो ब्रीडिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे। अच्छा, जैसे जब मतलब जो एनिमल इसमें तो जैसे वो सारे अलाउ होंगे ना, गौशाला, मतलब यहाँ पर तो। हाँ मतलब जो भी उनके बारे में अगर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो कोई जैसे इनके ब्रीडिंग्स वगैरह के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहा है तो उनके अगर कोई अच्छा, एक्सटेंशन करे तो वो सर्च कर अलाउड। रहे हैं। हाँ क्योंकि आईडीटी में शायद हॉर्स के उस पे पशुपालन पे नहीं होता। अरे आईडीटी कहाँ दिया है यहाँ पे। वही मैं मतलब बोल रहा था ना, अलग पार्ट है ना वो, मैं यही पूछ रहा था हाँ बस। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग है। साइंटिफिक रिसर्च हो जाएगा बट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्विजिशन ऑफ राइट्स, ये वाला चलो तुम्हारे लिए तो क्या भी नहीं है। एक्विजिशन ऑफ राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ, छोड़ो। क्लास ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट बिजनेस इन, ठीक है। एनी रिसर्च मेडिकल नेचर सेशन, ये अपने रीडिंग के लिए पर्पस पढ़े ना, कुछ रेलेवेंस नहीं है इसका, मतलब एक जनरल रीडिंग मार लेना इसकी बस एक बार। अब आ गया ये रहा चार्ट के फॉर्मेट पे, तुम भी इसको ऐसे अपना बना लेना बढ़िया सा एक चार्ट। इसको तो इसने चलो ऐसे लंबे लॉन्ग फॉर्मेट बना लिया, या तो इसका ऐसे लॉन्ग बना लेना थोड़ा छोटा करके अपना, कि देखना थोड़ा मतलब साइज कम हो जाए इसका, ऐसा ना हो पूरा पेज ही भर रखा हो, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता नोट शॉर्ट में। अब फर्स्ट क्या एक्सपेंडिचर यहाँ पे, अब एक्सपेंडिचर किसका है, बाय कंपनी, यहाँ ध्यान रखना क्या दे रखा है, कंपनी ओनली engaged in business of biotech and or in any business of manufacture or production of any article not being article or thing specified in 11th schedule on and approved। अब देखो क्या है, कंपनी की बात कर रही है और ये तो होनी चाहिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, और मतलब कोई बिजनेस में हो गया मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन का, वो तो जो मोस्टली सर जो भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है साइंटिफिक के लिए वो तो इनमें होएगी मोस्टली, मोस्ट केसेस में। तो क्या तो बायोटेक में आ जाएगी, कवर हो जाएगी, या फिर मतलब इसमें कवर हो जाएगी, लेकिन अगर और उनको वो किस में दे रही होंगी, अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। वहाँ मतलब क्वेश्चन में ऐसे सीधा डायरेक्ट लिख रखा होगा कि क्या होती है अप्रूव्ड, ये मतलब कोई डिटेल इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन तो खुद ही रेफर करो, मतलब खुद ही रेफर करनी चाहिए कि मतलब इन हाउस क्या होता है, मतलब इतना डीप में भी अभी जाने की जरूरत नहीं है, सीए फाइनल में आके डीप में जाना कि अगर तुमने रिसर्च करनी हो कि ये क्या होते हैं वहाँ पे रिसर्च करना, वरना अभी क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट ही दे देगा ये तो। और इसमें इस केस में अगर जितनी भी होगी देखो, अगर हम 1920 की बात करें ना वहाँ 150% था कई केसेस में, लेकिन अब 100% ही है और में तुम अपना मतलब तुम्हारे लिए तो कोई वो दिक्कत नहीं है, अगर एक्सपेंडिचर आ गया तो 100% अलाउ कर देना उसका। और यहाँ पे लिख रखा है देखो 100% ऑन एक्सपेंडिचर इंकर्ड,
लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे अदर देन है ना, तो यहाँ पे अदर देन लैंड और बिल्डिंग है, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग दोनों कवर हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। लैंड पे भी नहीं मिलेगा और उस बिल्डिंग पे भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। और किसको देना है ये ध्यान रखना, अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज को। ठीक है चलो, अब आगे इंकर्ड बाय एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस। इसकी बात करें मतलब जो मतलब एसएससी ने मतलब कोई खर्चे कर दिया, यहाँ पे एसएससी लिख रखा है, यहाँ पे कंपनी नहीं है, अब ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे सारे एसएससी कवर हो रहे हैं। उन साइंटिफिक रिसर्च मतलब अपनी रिसर्च के रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस इंकर कर दिए, तो उस केस में अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जो नॉर्मली मतलब पीएनएल में जो हम ट्रांसफर करेंगे, तो वो तुम उसका 100% मिल जाएगी। मिल तो दोनों की जाएगी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तुम हम क्लेम कर लेंगे, लेकिन लैंड की नहीं मिलेगी यहाँ पे, बस खाली ओनली लैंड है, बिल्डिंग का नहीं है। ये ध्यान रखना कि मतलब अगर तुमने रिसर्च के लिए मतलब कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कर दिया, वो तुम्हें 100% अलाउ कर लोगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना उसको, मतलब अलाउ करके। नेक्स्ट, अगर एक्सपेंडिचर है वो किसको पे किया गया, पेड टू किसको, अप्रूव इंडियन कंपनी है, देखना एक तो इंडियन कंपनी है और वो भी अप्रूव्ड होनी चाहिए वो साइंटिफिक रिसर्च। 100 देखो यहाँ पे 100% जितना तुम करोगे ना, 100% सब में 100% है, वहां तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें बस ये चीज चेक करना है किसको दे रहे हैं, क्या चीज कवर हो रही है। अगर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, अब यहाँ पे किसके लिए दे रहे हैं, सोशल साइंस या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए। और इनके लिए ये नोटिफाइड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज आगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अदर अदर इंस्टीट्यूशंस मतलब जो भी आगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या कवर कर रखा था, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और उन्होंने क्या अप्रूव्ड वो भी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नीचे इन्होंने अब ये चीजें और कवर कर दी, नोटिफाइड नोटिफाइड तो अप्रूव तो होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई भी हो गया, ये आ गया। और आगे अप्रूव्ड लेबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब यहाँ पे भी आगे है। अब देखो मोस्टली सारी चीजें उन्होंने कवर कर दी, एक तो ये ध्यान रखना कि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में जैसे ना लिख रखा हो ना, अगर तुम कोई अगर जैसे अगर क्वेश्चन में तो मोस्टली केसेस में लिख रखा होगा, ना लिख रखा हो तो नीचे अपनी एजम्पशन दे के आना, और उसको मान के आना कि अगर तुम इसको उसमें साइंटिफिक रिसर्च में ले रहे हो, तो मतलब मान लो ये जो भी एजम्पशन अपने प्रॉपर दे के आना, अगर ना दे रखा हो तो। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? भैया ये जो भाई ऊपर वाले थे ना, कौन से? पहले मुदित को पूछ लो। नहीं, अब पहले बोलो। जैसे वो ऊपर कंपनी आ गया, नीचे सस्सी आ गया, तो जो नीचे वाले हैं इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये फिर दोनों के हाँ, लिए हुआ? कौन सा कह रही हो कि बार ये वापस बोलना, ये वाला केस कह रही हो तुम? हाँ, ये चारों केसेस में, इसमें थोड़ी ना कोई स्पेसिफिक है कि कंपनी या सस्सी रिलेटेड। इसमें तो ये है कि अप्रूव्ड मतलब सामने हम किसको दे रहे हैं उसके केस में हम चेक करेंगे सामने वाला कौन है जिसको हम दे रहे हैं, मतलब हम अमाउंट अगर पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो सामने किसको दे रहे हैं। तुम्हारा तुम्हारे से नहीं है, तुम तो कोई भी एसएससी कवर हो सकती हो, इसकी हम्म, बस ये देखना है तुम किसको पे कर रही हो, सामने वाले ठीक है। बंदे को। हाँ मुझे बोलो। हेलो। भाई एक चीज है, ये जो पेड टू में दे रखा है, इसमें 100% सम पेड, 100% सम पेड अलग अलग क्यों दिखा है? अरे मतलब ये पहले ही कोई और चीजें कवर हो रखी होंगी ना, मतलब या फिर चार्ट के रूप में लिख रखा होगा, मतलब एक तो या चार्ट प्रेजेंटेशन के रूप में हो गया, मतलब अगर कोई चार्ट मतलब इनने कर रखा हो, मतलब इन वैसी है, वही ना, मतलब इसका क्योंकि कोई चारों ही 100% पेड मेरे है तो ख्याल एक से साथ ही रुको दिखा रुको, देता। मेरे ख्याल से ना नहीं, पिछले साल जब ये था ना प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ यहाँ पे 150% था यहाँ पे। हाँ, सर ने बताया हाँ, अच्छा। था। 150 था। हाँ, हम्म। पहले 150 था, फिर 100 हो गया अब समय, सब गए। ठीक ठीक, क्लियर। क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। भैया म्यूट भाई तो क्या, नहीं कर दी? भैया गए हैं थोड़ा, भैया अरे भाई म्यूट तो नहीं कर दिए, चैट में लिखो, चैट में लिखो। हाँ, कर रखा है। लग रहा है कर दी। हेलो। हाँ भैया, भैया भाई आई। म्यूट किया था? अरे नहीं नहीं, वो कॉल आ गई थी मेरी, वो किसी अच्छा अच्छा, वो सीनियर की कॉल थी। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो ये हो गया।
हाँ तुम क्या कह रहे थे? हाँ ये बताओ, ये पिछले ईयर में ना, एक बार मैं वापस एक बार चेक करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ कौन से में थी। सॉरी सेकंड रुको, मैं अपने में चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ऊपर वाले जो दो थे ना, उन्हीं में थी ये 150% की लिमिट थी। वो तभी वो चार्ट में पहले बना रखा होगा ना, तो मैंने भी ऐसे मॉड्यूल से रेफर कोई मॉड्यूल से ही बताता हूँ। देखो एक चीज तो क्या हुआ, नेशनल लेबोरेटरी और है ना यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट उनके थी 150 हाँ मैं एक सेकंड रुको बस। लास्ट। 150% नेशनल लेबोरेटरी की थी और रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड की थी। एक सेकंड, यूनिवर्सिटी, अच्छा नीचे दो थे ना, उनकी थी 150% की। इन दोनों की थी 150%, यहाँ किसकी थी 150%, ऊपर 100 थी। तो इन्होंने भाई जैसे एक और पिछले साल पॉइंट है, बना। हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे पहला वाला जो हमने पैरा पढ़ा था उसमें लिखा था कि और इन एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल 100% एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। और जो नीचे लिखा था इनकर्ड बाय कौन सा? एसएससी ऑन साइंट, जो ये टॉप पे लिखा था ये जिसमें वाला। हाँ हाँ। फर्स्ट, हाँ, नहीं इसके साइड में लिखा था ना कि ये भी और इन एनी बिजनेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन और आर्टिकल सौ यहाँ परसेंट पे कह रहे हो तुम एक्सपेंडिचर। अंदर? हाँ ये वाला। तो हाँ 100% अदर देन लैंड और बिल्डिंग था। नीचे वाले ठीक पॉइंट है। में ये क्या डिफरेंस है, ये जो इनकर्ड बाय द एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, यहाँ पर भी 100% है बट यहाँ पर लैंड है सिर्फ। अरे नहीं, ये देखो अगर ऊपर कवर कौन कौन हो रहा है, अगर मान लो बायोटेक, अगर अगर ये स्पेसिफाइड कंपनीज वगैरह, ये तो देखो सबसे पहले ये अच्छा, मतलब कंपनीज के केस में प्रोविजन बायोटेक्नोलॉजी से लगेगा। रिलेटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन। हाँ मतलब उसके केस में स्पेसिफिकली अगर वो उन पॉइंट में कवर होगी तो उन्हें उस पॉइंट में कवर किया जाएगा, नीचे वाले में कवर नहीं करेंगे फिर वो। मान लो अगर वो इन डेफिनेशन हाँ या जो भी वो समझ गया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस में है तो सिर्फ ऊपर, नहीं, बाकी एक कोई तो ये भी देखो बायो, साइंटिफिक है। नहीं नहीं, एक चीज ये देखो, बायोटेक तो है ही, और यहाँ पे और यूज किया है, और इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल being not being article of thing specified in this 11th schedule। मतलब 11th schedule में प्रोवाइड ना करके हो, मतलब 11th schedule अभी देखो अपना इतना डीप में तो जाना नहीं है, वो तुम्हें सीधा सी बात दे देगा। कंपनी बस अपना वहाँ ध्यान है ना, कंपनी के केस में अगर वो बायोटेक, वो इतना ही देगा तुम्हें। ये नीचे वाला देखो, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, इसको ना लिखना, तो ये नीचे ये लास्ट वाला लिख लेना, मतलब इसको काटा नहीं मारना, इसको तो लिख लेना, मतलब सॉरी, ये यहाँ तक का काटा वो लग जाएगा क्रॉस। ऊपर वाला बायोटेक लिख लेना अपने उसके लिए, अगर नोट्स प्रॉपर बनाने हैं तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम मतलब थोड़ा चलना है तो बायोटेक वाला तुम्हारे उसमें लिए आएगा, वो सीधा लिख सकेगा बायोटेक कम उसके लिए है, क्योंकि फिर आगे तो उसको फिर नीचे नोट बिंग वगैरह। नीचे कौन से साइंटिफिक रिसर्च आएंगे? कौन से? एक तो देखो यहाँ पे तो किसी एसएससी की वो ही नहीं है। अगर कंपनीज है, अगर वो बायोटेक वगैरह या अगर जो प्रोवाइड बिजनेस वगैरह उनके अंदर कवर हो रही है, तो वहां पे फिर लैंड की डिडक्शन ही मिलेगी उन्हें। नहीं, सेकंड वाले पॉइंट में बोला मैं, इनकर्ड बाय एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, बस यही वाला है कि ये 100% लैंड और बिल्डिंग वाला डाउट है कि मतलब ऊपर में जो आ रहा है वो क्या डिफरेंस है और नीचे वाले में सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है, अरे क्योंकि अब देखो और के तुम बाद लिखा है वहां साइंटिफिक, भी। अरे अरे देखो अभी एक्सपेंडिचर कौन सी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू कैपिटल। अब रेवेन्यू तो ये भी हो सकता है ना, मतलब तुमने थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडिचर डेली कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता ही है कि मतलब मतलब तुम्हारा रेकरिंग टाइप का एक्सपेंडिचर है वो, मतलब तुम करते रहते हो हाँ, उस चीज रेकरिंग को। नेचर का होता है। हाँ, मतलब थोड़ा रेकरिंग नेचर का टाइप का एक्सपेंस होता है, मतलब तुम थोड़े बहुत टाइम पे करते रहते हो इंटरवल्स पे, ठीक है। तो देखो अगर वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, वो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करोगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट। अगर कोई वैसे नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हम उसको बैलेंस शीट में लेके फिर वहाँ पे उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, अगर अलाउड है उस पर तो। लेकिन अगर साइंटिफिक एसेट के लिए अगर हमने बिजनेस से रिलेट कर दिया है, तो उस केस में 100% की मिल जाएगी। मतलब हमने कोई एसेट परचेज कर लिया अपने बिजनेस के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, पेड टू, जैसे अगर तुम इस पे कंफ्यूज हो रही हो, मतलब हमने किसी सामने वाले को पे कर दिया अमाउंट। यहाँ ये बात करिए कि जैसे तुम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो, मैंने तुम्हें अमाउंट पे कर दी, एक ये बात है। और ऊपर जो थी उस पर मान लो मैंने एसेट परचेज की है, मतलब मेरा साइंटिफिक एसेट, मतलब मैंने कोई लेबोरेटरी के लिए मतलब कोई ऐसी एसेट परचेज कर ली, मतलब कोई मतलब प्लांट एंड मशीनरी थी, या फिर कोई जैसे वो नहीं होते उनकी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, मैंने जो जिनकी वैल्यू मतलब ऐसे भी होनी चाहिए, मतलब जिनकी इकोनॉमिक बेनिफिट वैल्यू लॉन्ग टाइम पर्पज के लिए हो, ये मतलब 1-2 साल के लिए ना हो कि मतलब तभी बेनिफिट क्या क्लेम करे, मतलब 1-2 साल का है तो मतलब वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो किस के लिए एक्सपेंडिचर हुआ। मतलब जैसे अगर देखो अगर ये ऐसी कंपनीज होती है ना, वो थोड़ी बड़ी लेवल की कंपनीज होती है, मतलब मोस्टली या जो भी एसएससीज होते हैं, अगर छोटे लेवल के है ना, तो भी अगर मान लो कोई ज्यादा अगर नाम आ गया तो मतलब फिर वहाँ असेसिंग ऑफिसर आ जाता है चेक करने। या फिर अगर मान लो कोई असेसिंग ऑफिसर की डिपार्टमेंट में ऐसी ड्यूटीज लगी होती है
कि इन एक्सपेंडिचर इनको चेक करो या फिर उनके केस चेक करो, फिर वहाँ पे मतलब थोड़ा केस डिपेंड करता है फिर आगे वो वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब थोड़ा ज़्यादा चला जाता है कि हम जैसे फिर चेकिंग वगैरह प्रॉपर करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली में ना जो टैक्स ऑडिट होती है वो बिजनेस से रिलेटेड होती है कि देखो सैलरी की ऑडिट क्या करोगे, क्योंकि वो पहले टीडीएस कंपनी वगैरह दे के आती है, आईएचपी की कोई इतना कुछ है ही नहीं उसमें, इतना मतलब कोई डीप जाने का। बाकी क्या बचा कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स में मतलब अगर जिसका बिजनेस मतलब जिसका बिजनेस नहीं मतलब जिसका ये है कि मतलब वो बारी बारी सेल परचेज करता रहता है, मतलब उसका बिजनेस भी नहीं है लेकिन वो सेल परचेज करता रहता है, मतलब कि थोड़ा मैंने इधर भेज दिया वो इधर से शेयर ले लिए, तो मतलब उसके केस में फिर वहाँ कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन तुम्हें करनी पड़ेगी डेली बेस पे, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है, मतलब वहाँ तुम्हें करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि तुम्हें मंथली मतलब उस पर टैक्स वगैरह भी पे करना होगा उस अगेंस्ट के इनकम के, तो वहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन बाकी अदर सोर्स के में भी इतना नहीं आता, क्योंकि पीछे से मोस्टली केसेस में अदर सोर्स में टीडीएस वगैरह कट के आता है तुम्हारे पास, मोस्टली वो एफडी वगैरह इंटरेस्ट वही कवर होती है और उस पर इंटरेस्ट पहले टीडीएस डिडक्ट होके आता है हमारे पास। तो बाकी बचा पीजीपीपी की। तभी पीजीपीपी की अगर तुम जब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल चेक करोगे तो वहाँ तुम देखोगे किसी टैक्स ऑडिट होगी, मतलब तो पीजीपीपी की इनकम बहुत अच्छी तरीके से होती है। मान लो कोई बैड डेट से वो एसएससी ने क्लेम कर लिए, मतलब कोई ऐसे प्रोविजन से जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो उन्होंने एक्सपेंडिचर गलत क्लेम कर लिया, वो कोई ऐसे मतलब जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि नॉन रेजिडेंट को पे कर दिया उन्होंने, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया लेकिन एक्सपेंडिचर 100% क्लेम कर लिया, तो वहाँ पे ऐसे हमें चेकिंग करनी होती है, मतलब फिर वो उस केस में आ जाता है फिर वो। समझा समझा। हाँ, अब देखो तुम्हारे लिए आ ही गया any revenue expenditure, any revenue expenditure incurred by the assessee on scientific as related to business would be allowed as deduction in the year in which it was incurred। मतलब अगर करंट ईयर का है तो तुम्हारा तो वो फुल ईयर हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर incurred within 3 years immediately preceding the commencement of business on payment of salary। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक देखना एक एक्सपेंडिचर इंकर्ड होना चाहिए मतलब तुम्हारा पहले ही, कहाँ विद इन 3 years ऑफ इमीडिएटली, मतलब जब तुम्हारा बिजनेस कमेंस हुआ से जस्ट प्रीवियस 3 year उसी से स्टार्ट कर लेना तुम कि वहाँ पे तुम्हारा क्या एक्सपेंडिचर हुआ है। और वो भी देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तुम्हें कौन सा अलाउड होगा, मतलब वो भी क्या पेमेंट ऑफ सैलरी, मतलब जो तुमने पर्सन हायर कर रखे होंगे उनको जो तुमने सैलरी दी होगी, क्योंकि वो ज्यादा रेकरिंग टाइप की होगी, मतलब उसको हम ट्रैक कर सकते हैं एज अ टीडीएस तुमने, मतलब अगर तुमने कोई सैलरी वगैरह किसी को दी है तो हैवी अमाउंट दी है तो मतलब टीडीएस वगैरह कहीं ना कहीं टैक्स इम्प्लीकेशन से वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अदर एक्सपेंडिचर की है वहाँ मतलब उसको थोड़ा जनरल ट्रैक करना मतलब ज्यादा मुश्किल होता है, तो मेरे ख्याल से तभी ये अलाउड कर रखा है साइंटिफिक के इसके केस में रेवेन्यू के लिए। एंगेजिंग टू अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय फॉर परचेज ऑफ क्या, और ऑन देखो एक तो ये हो गया मतलब, और एक तो वो सैलरी के केस में मिल जाएगी इसको, और परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स फॉर विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑन द मटेरियल इनपुट्स फॉर साइंटिफिक एसेट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन विच द ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड। चलो इस पॉइंट का एक बार लाइन का मीनिंग बताना यहाँ से, और के बाद से तुम्हारा क्या मीनिंग निकलता है मेरे को एक बार थोड़ा बताना। कि अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया होगा परचेज करने पे रॉ मटेरियल के, तो वो भी इसकी डिडक्शन मिल जाएगी हमें जिस टाइम पे हमने बिजनेस कमेंस किया होगा, उससे जो पहले के खर्चे होंगे 3 साल के पहले, तो मिल जाएंगे हमें। यहाँ 3 साल पहले की बात कर रहे हैं इसमें। नहीं, मैंने ऊपर वाले भी मिक्स कर दिया। चलो इसको ना मैं थोड़ा केस से पूछता हूँ, तुम्हें आंसर बताना। पहले बिजनेस कमेंस की डेट बताता हूँ, बिजनेस मतलब जितना भी कमेंस। उसका डिडक्शन मिलना होगा हाँ उसी ईयर मिल जाएगा जिस ईयर कमेंस हुआ है बिजनेस। अच्छा चलो एक बार ये बताओ मेरे को, मैं केस बताता हूँ तुम्हें। 1 ले लो 9/2020 बिजनेस कमेंस हुआ तुम्हारा, साइंटिफिक बिजनेस ही है ये, और तुमने रॉ मटेरियल पे एक्सपेंस किया ऑन, तुमने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले एक एक्सपेंडिचर कर लिया 1/5/2020 को, कितने का 10 लाख का 10 lakhs का एक्सपेंडिचर कर दिया, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी डेट चेंज, और तुमने ये कर दिया 11 को, सेम 10 लाख थोड़ी अमाउंट एक 1 लाख ऊपर नीचे कर देता हूँ। लो अब बताना कितना एक्सपेंडिचर अलाउ करोगे तुम। 11 लाख। 11 लाख ओके, बाकी सारे भी बताना। ट्राई करो 21 गलत ही लाख। जाएगा। 21 लाख ओके। 21 लाख।
अरुण एंड राधिका। 21 बोला अभी। अच्छा मेरे को आवाज थोड़ी स्लो आई थी। ओके 21 लाख 2 on 1। राधिका तुम्हारा 10 लाख 11 लाख 2 on 2। मेरे को 21 लग रहा है, 3 साल का लेना है शायद। 3 साल का लेना है इसके लिए। लेकिन फिर इस लाइन का ये क्या मतलब निकला, क्या देखना कि विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन विच द ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड। इस लाइन का फिर क्या मतलब पूरा हुआ? मिल अगर तुम जाएगा कह एक रही साथ। लेकिन भैया एक सर ने जिस ये ईयर में बताया था कि 3 साल पहले का जो भी खर्चा होगा ना वो पूरा मिलेगा, बट इस लाइन के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है कि जिस ईयर में कमेंस हुआ होगा उसका खर्चा मिलेगा। हाँ तुम बताओ सोच के थोड़ा सा क्या मैं, अब तुम लॉजिक तुम्हारा क्या बनता है फिर मैं बताता हूँ फाइनल इसका इंटरप्रिटेशन। क्योंकि देखो अगर जैसे इन्होंने अगर ये लॉ की लैंग्वेज मॉड्यूल है, अपन ने कहीं देख लिया कि लॉ की लैंग्वेज पिकअप करते हैं एज इट इज। अब देखो लॉ की लैंग्वेज करना, कोई भी अगर तुम प्रोफेशनल हो ना तो सीए का मतलब मेन मुझे मोटिव बहुत मतलब नेटवर्क मेन प्रॉब्लम आ रही है। क्या इसमें मुझे हाँ लग रहा है ये ठीक लिखा है कि 3 साल पहले कमेंसमेंट से 3 साल पहले के सारे खर्चे कमेंसमेंट के ईयर में ही डिडक्शन मिल जाएगा। कमेंसमेंट के ईयर में ही डिडक्शन मिल जाएगा, उसके बाद नहीं अलाउ होगा। शाबाश वेल डन, जितना भी ये लिख पहले रखा है है इसका ऑब्वियसली, मतलब। मतलब प्री करेक्ट इनकॉर्पोरेशन जितना भी खर्चा है। करेक्ट मुदित वेल डन, ये लिख रखा है इसका मतलब कि अगर जो तुमने प्रीवियस 3 ईयर के एक्सपेंडिचर होंगे क्योंकि वहां तुमने क्लेम नहीं किए होंगे कई, ये जो सैलरी वाले और मटेरियल के, वो तुम्हें करंट ईयर में अलाउड हो जाएंगे, ये मतलब है इसका। वेल डन मुदित, गुड गुड। ऐसे लोग को तुम्हें इंटरप्रेट मतलब थोड़ा इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि मतलब क्या लोग का इंटरप्रिटेशन निकालनी है तुम्हें। क्योंकि तभी जैसे एक कोमा की वजह से अगर मैं कहीं कोमा लगा दूं ना, उसका लॉ का इंटरप्रिटेशन पूरी चेंज हो जाती है कई बार। अभी तो मतलब जैसे जो बे मतलब सीएस वगैरह मतलब जो मतलब सीए भी करते हैं, लेकिन जो लॉ का पर्सपेक्टिव ज्यादा सीए में मतलब सीएस में हो जाता है कि मतलब वो थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं लॉ को इंटरप्रेट। मतलब आप अपने में भी सीए में भी कोई कमी तो नहीं होती, अपने को भी आता है भाई, घुमा देंगे कहीं भी क्वेश्चन तुम्हें बताओ क्वेश्चन दो, लेकिन फिर भी वो होता है कि मतलब तुम्हें थोड़ा पॉइंट ध्यान से रीड करो। जैसे अब उसने कर लिया किया, अब देखो वहां और लिख रखा था यहाँ पे पॉइंट खत्म हुआ, फिर तुम्हें आगे इंटरप्रेट करना था विल बी अलाउड एज रिडक्शन। मतलब ऊपर वाला कि तुमने बताया ना था कि उसमें ये लिख रखा था ना कि प्रीवियस 3 ईयर्स का बताया था उसने, लेकिन कब अलाउड होगा? करंट ईयर में, जब तुमने बिजनेस कमेंस किया उस ईयर में अलाउड होगा ना। अब ये मीनिंग निकलता है इसका, तो उसका आंसर आना था 21 लाख ही। अब आगे बढ़ते कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस, ठीक है, इन would be deductible in full in the previous year in which it is incurred। जिस ईयर में इंकर होगा उसमें फुल्ली अलाउड हो जाएगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये बात कर रहा है जब तुम्हारा बिजनेस कमेंस होने से पहले। सेक्शन 35 एक्सप्लेनेशन में छोड़ो, स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन incurred prior to commencement of business, the aggregate of expenditures so incurred within the 3 वही preceding the commencement of business shall be deemed to have been incurred in the previous year in which the business is commenced and will rank for deduction as to expenditure for scientific research incurred during the previous year। अब इसमें भी वही इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे वही मीनिंग है कि जैसे तुमने कोई प्रीवियस 3 ईयर में किया होगा वो उसका डिडक्शन तुम्हें करंट ईयर में मिल जाएगी, करंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के, जिस ईयर में तुम्हारा कमेंसमेंट होगी। समझ आ गया? रुको एक ये वाला पॉइंट भी चलो एक बार पूरा करते हैं, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ये इतना ही है, डी पॉइंट भी है, चलो फिर मैं इसमें बीच में पूछ दूंगा ये सी पॉइंट तक कवर अप करके एक बार। एक्सपेंडिचर और लैंड इज अलाउड। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि लैंड के पे कोई मतलब डेप्रिसिएशन या कोई रिडक्शन कुछ नहीं मिलती लैंड, मतलब हमने मोस्टली जगह पढ़ लिया कि लैंड में नहीं होती। अब ध्यान रखना वहाँ पे लैंड के केस में नो डिडक्शन विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड वेयर द लैंड इज एक्वायर्ड एज अ will be allowed in respect of capital expenditure, ठीक है, incurred on acquisition of land whether the land is acquired as a part of any property। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी के मतलब जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली और लैंड की वैल्यू भी इंकर होगी उसके अंदर, तो लैंड की वैल्यू हमने क्लेम नहीं करनी उसमें। चलो आगे कैरी फॉरवर्ड है, नो डेप्रिसिएशन है। चलो एक बार ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred on scientific research which cannot be absorbed by the business profit of the relevant previous year can be carried forward to immediately succeeding previous years and shall be treated as allowance for that year। In effect, this means that there is no time bar on the period of carry forward, it shall be accordingly allowed for that previous year। नहीं पर कुछ और तो नहीं है ना बीच में? अरे यार यहाँ पे क्या लिख रखा है एक बार, अरे यहाँ पे क्या वर्ड है एक बार ये बताना। नो टाइम बार है ना?
हाँ भाई, टाइम नो टाइम बार ही लिखा है, नो टाइम बार। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब यही मतलब मेरी है कि वो स्क्रीन ही शो नहीं हो रही है नेट जैसे। नेट खत्म होगा, वो तो नेट यार, नेट स्लो होगा, नेट वॉइस पे आ रही है कनेक्शन है। वॉइस तो आ रही है तुम्हारी, आ रही है वॉइस। क्या? नो टाइम बार ऑन द पीरियड कैरी फॉरवर्ड, इट शैल बी अकॉर्डिंगली फॉर दैट प्रीवियस ईयर। मतलब वो अब तुम्हें मतलब कैरी फॉरवर्ड तुम इंडेफिनेट के लिए कर सकते हो। तुम मतलब ये बताओ कि मतलब जो भी तुम्हारा साइंटिफिक एक्सपेंडिचर होगा तुम बिजनेस से नहीं कर पाई, उसके लिए मतलब तुम इंडेफिनेट पीरियड पे जाओगे या 8 ईयर्स के लिए? क्या रिपीट करना? कि जैसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया होगा, मान लो अगर अगर हमारे जैसे कोई बिजनेस में स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहे, मान लो एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहे, या जैसे प्रॉफिट हो रहे हैं लेकिन एक्सपेंडिचर वो सारे कर रहे हैं, मतलब कैपिटल नेचर वाले क्लेम ही नहीं कर पा रहे हैं हम, तो जो कैपिटल होंगे वो कौन से कितने पीरियड तक के लिए जाएंगे, इंडेफिनेट या फिर स्पेसिफिक 8 ईयर्स, मतलब बिजनेस फ्लो स्टेट करेंगे उसको हम। मेरी तो वॉइस कट हो रही है बीच में। सबको कट हो रही है। पीरियड तक के लिए। हम्म, इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए। करेक्ट। इन अगर ये साइंटिफिक रिसर्च का अगर तुम क्लेम नहीं कर पा रहे तो इंडेफिनिट ही हो जाएगा। हाँ, पर करेक्ट जिस करेक्ट साल, यही मतलब है। जिस साल भी हो जाए, जिस साल भी वो अलाउ हो सकता है उस साल अलाउ हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ रोकेंगे उसको। हाँ, मतलब जिस साल भी तुम कर पा रहे हो तुम उसका वो सेट ऑफ कर लोगे 100% तक की उसकी वैल्यू कर का। देंगे। हाँ। हाँ। और आगे क्या लिख रखा है? सेक्शन क्लैरिफाइज दैट नो डेप्रिसिएशन विल बी एडमिसिबल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इन विच द ईयर डिडक्शन वाज क्लेम्ड। अब देखो क्या मीनिंग है, अब देखो तुमने सेक्शन 35 में अगर 100% की क्लेम ही कर ली तो मतलब तो उसकी वैल्यू नील बचा हुआ, उस पर तुम डेप्रिसिएशन क्या क्लेम करोगे? लेकिन अब जैसे अगर हमने ये था कि उसकी डब्ल्यू मतलब जो वो एसेट हमारे लिए काउंट की जाएगी ब्लॉक के अंदर, ये ध्यान रखना। ब्लॉक खत्म नहीं होगा, मानो अगर ये एसेट साइंटिफिक एसेट है तो वो ब्लॉक अभी भी स्टैंड कर रहा होगा, जीरो मतलब जीरो वैल्यू पे होगा, नील वैल्यू पे, ये ध्यान रखना उसमें। हम्म, चलो चलो एक अब पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। साइंटिफिक साइंटिफिक एसेट परचेज ऑन 1/4/18 अमाउंटिंग टू 10 लाख, ठीक है। और अगर मान लो सेम नेचर की एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन रेट है, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, मान लो इस पे 10% डेप्रिसिएशन अगर इस एसेट पे क्लेम होता है, मतलब मान लो, या फिर वो डेप्रिसिएशन रेट इस पे इस एसेट की मतलब सेम नेचर पे उस पे 10% है, मतलब होगा तो नहीं फिर भी। वैसे क्वेश्चन मतलब थोड़ा रेलेवेंट तो नहीं है, अगर मतलब मैं कंसेप्ट पूछना चाह रहा हूँ, बस मेरा मेन मोटिव वो है। देखते हैं। हम्म हम्म, ये हो गया। ठीक है। पुट टू यूज डेट है इसकी 1/11/18। इसको एक ऊपर कॉपी पेस्ट करो यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ईयर चेंज बस हो जाएंगे 20, अमाउंट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, एक 20 कर देते हैं इसको थोड़ा इजी के लिए। चलो अब बताना तुम इतने करंट ईयर में तुम कितना क्लेम करोगे, चलो प्रॉफिट भी दे देते हैं करंट ईयर का, रिसीट्स दे देता हूँ, ग्रोस रिसीट्स है तुम्हारे पास, ग्रोस रिसीट्स तुम्हारे पास है 100 लाख की। प्रॉफिट बताना तुम्हारा कितना आएगा पीजीपीपी का, पीजीपीपी में तुम कितना क्लेम करोगे इसमें। चलो
Let's compute. Let me took my calculator also. देखते हैं भाई, 2% are giving the answer, 2 or 3 now. Let me check. 3%. मेरे तो वॉइस कट हो रही है अभी बंद हो जाता है। फोन में बोल ही नहीं रहा तो आवाज तो बंद होएगी मेरी। 49 लाख ओके ठीक है। ठीक है चलो 49 लाख इज द करेक्ट आंसर। 49 लाख नॉर्मली सारे एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट के केस में वो हमने मतलब 3 इयर्स विद इन 3 इयर्स कमेंसमेंट हमने वो एक्वायर कर लिया था, मतलब तो वो हो गई थी उसकी अलाउड। 1 सेकंड स्टॉप शेयर होएगी, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर रहा हूँ फॉर अ व्हाइल, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। गिव मी द आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन। Let's see, same answer or different answer. Okay, 10 lakh. Okay. Loan calculation will be there. Okay. 10% depreciation rate. ठीक है निकालते हैं। अरे यार तो तुम्हारा कितना टाइम ले रहे हो इसमें, क्या कितना टाइम ले लिया, क्या हुआ क्वेश्चन चेंज हो चुका है? सेम आंसर 59 लाख। वाओ सेम एंड 59 लाख। अंशिका 59 लाख। ओके चलो चलो जो 59 लाख आंसर दे रहे जल्दी से बताओ क्या रीजन है? भैया वो 3 साल